नमस्कार, वेलकम टू वेदप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्वाड्रिलेटरल की। ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल से जो क्वेश्चन बनते हैं और क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम सीखेंगे। तो इससे पीछे की वीडियो में यानी क्लासेस में हमने ट्रायंगल्स, एंगल और लाइंस और सर्कल के बारे में समझा था और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक चार साइड से घिरा हुआ आकृति, राइट। तो ये मान लो आपका ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर हो गया। तो क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी का कितना सम होता है? 360 डिग्री। और अगर हमको मान लो इसके एक डायगोनल्स के बारे में जानकारी हो जाए तो यहाँ से हम इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ये मान लो H1 है और ये H2 है, तो इसका हम एरिया भी निकाल सकते हैं। कैसे? यह हो जाएगा कि हाफ में, ठीक है, हाफ AC इंटू H1 प्लस H2। ये इसका अगर हमसे एरिया पूछा जाए तो यह तो बात पहले डिस्कस हो चुकी है मेंसुरेशन में। मान लो एक हमको डायगोनल पता चल जाए, ठीक है, यहाँ पे एक डायगोनल मान लो AC हमको गिवन है, तो आप H1 प्लस H2 बराबर निकाल सकते हो इस पूरे डायगोनल की एरिया। पहली चीज़। दूसरी बात कि अगर हमको मान लो दो डायगोनल्स इसके दिए हैं, गिवन है, एक डायगोनल AC है, दूसरा डायगोनल BD है, ठीक है, एक डायगोनल AC है, दूसरा डायगोनल अगर BD है और यह सभी एक दूसरे को 90 डिग्री पे अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक प्रॉपर्टी होती है कि इनके अपोजिट साइड के स्क्वायर का सम क्या होता है? इक्वल होता है। तो नोट कर लीजिए, यह हो जाएगा आपका AB का होल स्क्वायर प्लस DC का होल स्क्वायर बराबर में AD का होल स्क्वायर प्लस में BC का होल स्क्वायर। इसको चाहो तो आप प्रूव कर सकते हो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के हाइपोटेनियस से, ठीक है। तीसरा देखते हैं अब, या तीसरा या अब वहाँ की बात करते हैं कि जब अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमने पढ़ा था कि क्या पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर और ट्रेपीजियम। तो सभी को एक एक करके वहाँ पे तो हमने बस इतना सीखा था कि एक पैरेललोग्राम गिवन है तो उसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, क्वाड्रिलेटर दे है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे हम उसके आगे की बात करेंगे कि अगर हमको मान लो कोई क्वाड्रिलेटर दिया तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यह एक पैरेललोग्राम है या क्वाड्रिलेटरल है। तो यानी पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल इन सब सारी चीज़ों की क्या प्रॉपर्टी होती है उसको सीखेंगे। तो ध्यान से सीखिएगा, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे बताई जाएंगी सभी इंपॉर्टेंट होगी। और जो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी आपको सीखनी है एक पैरेललोग्राम में ही, क्योंकि यह सबसे बेसिक होता है, उसके बाद चीज़ें आपको कम होती जाएंगी। तो ध्यान से देखिए, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वह कैसे होते हैं? पैरेलल्स होती हैं और इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अगर हमको एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD, ABCD, तो पहली चीज़ कि AB पैरेलल होगा DC के और AD पैरेलल होगा BC के। दूसरी चीज़ AB इक्वल होगा DC के और AD इक्वल होगा किसके? BC के। यानी आमने सामने की जो साइड्स होते हैं वह इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। दूसरा चीज़, इनमें जो आमने सामने का एंगल होता है यह भी इक्वल होता है, ठीक है। तो यह अगर अल्फ़ा होगा तो वह भी अल्फ़ा होगा। दूसरा चीज़, एंगल A बराबर में एंगल C और एंगल B बराबर में एंगल D। क्लियर है? और अगर हम एंगल A और एंगल D की बात करें, एंगल A प्लस एंगल D की बात करें, ठीक है, एंगल A और एंगल की B की बात करें, या मतलब किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यह कहाँ से मिलता है हमको? देखो ये पैरेलल लाइंस है ना, तो हमको पता था कि ये इंटरनल एंगल इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार से यह भी इंटरनल एंगल इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। इसी प्रकार चाहे आप इसका ले लो, यानी DC ले लो, चाहे CB ले लो, चाहे BA ले लो, चाहे AD ले लो, ठीक है, इनका सम AD कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसी तरह से चाहो तो आप A प्लस D ले लो, यह भी कितना होगा? पाई होगा। इसी तरह BC और CD में आप देख सकते हो। तीसरी चीज़, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, इसमें जो डायगोनल्स होंगे वह इक्वल नहीं होते हैं। डायगोनल्स जो इसके होंगे वह इक्वल नहीं होते हैं। यानी इस अगर यह D1 लेंथ है, इसकी D2 लेंथ है, तो आप कहोगे कि D1 नॉट इक्वल्स टू D2। दूसरी चीज़, यह एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी बाइसेक्ट नहीं करते हैं, यानी D1 परपेंडिकुलर नहीं होता है D2 पे। दूसरी चीज़,
चौथी बात और जो सबसे मुख्य बहुत बात है पैरेललोग्राम में कि कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। इसमें कोई भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री नहीं होगा। अगर कोई एंगल भी 90 डिग्री बन गया तो यह क्या हो जाएगा, यह एक आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। या इसकी अगर आप बात करो कि इसके अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे तब भी वह रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है। अगली मुख्य बात कि पांचवा पॉइंट देखो कि एक डायगोनल क्या करता है ना, एक डायगोनल जैसे अगर मान लो AC क्या करेगा, इस पूरे पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। तो यानी अगर हम बात करें कि, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि डायगोनल्स AC की बात करते हैं, डायगोनल्स AC की बात करते हैं, तो ए क्या करेगा, इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा। एक होगा ABC, दूसरा हो जाएगा आपका ADC। तो ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC के। इसी तरह से अगर डायगोनल्स अगर हम DB की बात करें तो यह भी क्या करेगा, इसको दो भागों में बांट देगा। तो यह हो जाएगा DAB, और जिस क्रम में मैं लिख रहा हूँ इसी क्रम में इसको क्या करेगा, यह डिवाइड करेगा। तो DAB क्यों, क्योंकि देखो आप ऐसे समझ सकते हो, यह पहला लाइन हो गई तो यह एंगल क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे इसकी बात की जा रही है, यह एंगल जो होगा वह इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह से यह जो एंगल होगा यह इसके बराबर हो जाएगा, और यह एंगल क्या हो जाएंगे, आपस के एंगल, सामने के एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो यह क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट एंगल बन जाता है। ठीक है। तो यह बन जाएगा आपका BCD। यह कितना हो जाएगा, ट्रायंगल BCD। यह कैसे होंगे, यह आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एक डायगोनल क्या करता है, एक पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है और जिनका एरिया इक्वल होगा। यानी ABC का जो एरिया होगा वही ADC का होगा। ठीक है। उसी तरह से ABD का जो एरिया होगा वही BC और D का एरिया होगा। तो इस प्रकार से यानी ADB और ABC की जो एरिया होगा वह इक्वल होगा, और ADB और BCD ये क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो रहा है इसलिए क्या होगा, एरिया इक्वल होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं 6। देखो अगर एंगल बाइसेक्टर, अगर हम एक पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर को मीट करें तो जो एक नया क्वाड्रिलेटर फॉर्म होता है वह क्या होगा। देखो जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये एक आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, इनके अगर हम एंगल बाइसेक्टर को मीट करते हैं, ये मान लो ये आपका कुछ इस प्रकार से बन रहा है, एक दूसरा आपका एंगल बाइसेक्टर हमने मिलाया तो यह इस तरह से बना। इनके एंगल बाइसेक्टर को हम मीट कर रहे हैं तो ये जो नया ट्रायंगल बनेगा, नया क्वाड्रिलेटर बनेगा, मान लो ये हमको दे रखा ABCD और यह क्या एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है। यह कैसे बन रहे हैं, यह हमारे हैं एंगल बाइसेक्टर, राइट। तो जो नया क्वाड्रिलेटर बन रहा है आपका PQRS, तो क्वाड्रिलेटर PQRS यह क्या होगा, यह आपका एक रेक्टेंगल बनता है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यह आपसे हमेशा पूछा जाता है कि क्वाड्रिलेटर के एंगल बाइसेक्टर मिलाने से क्या बनता है। तो जिससे अगर आप पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटर बनता है वह रेक्टेंगल होता है। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। क्लियर है। और अगला चीज जो आपसे पूछता है ना कि अगर इनके मिड पॉइंट को अगर हम मिलाकर एक क्वाड्रिलेटर बनाते हैं, मान लो इस तरह से बना रहे हैं, ठीक है, ये एक अगर आपका क्वाड्रिलेटर बन रहा है, इसको मान लो दे दो नाम WXYZ, तो क्वाड्रिलेटर WXYZ यह क्या होता है, यह इनकी अगर आप मिड पॉइंट को मिलाकर एक बनाओगे तो यह आपका बनता है पैरेललोग्राम। यह क्या होगा, यह पैरेललोग्राम होगा। यानी पैरेललोग्राम के अगर मिड पॉइंट को मीट करेंगे तो उससे जो क्वाड्रिलेटर बनता है ना वह कैसा होता है, वह भी एक पैरेललोग्राम ही होगा। और इसी के साथ एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर किसी डायगोनल्स के, जैसे हमने यहाँ पे क्वाड्रिलेटर है ना, अगर किसी क्वाड्रिलेटर के अगर हम मिड पॉइंट को मीट करें, जैसे यह क्वाड्रिलेटर मान लो इसके अगर मिड पॉइंट को मीट करते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटर लो, ठीक है, इसके मिड पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो यह आपका बनेगा, यानी इसको अगर हम नाम दे दें
क्यू आर एस। तो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, यह क्या होगा, यह भी एक आपका पैरेललोग्राम होगा। क्लियर है, यह क्या होगा, यह अभी आपका एक पैरेललोग्राम होगा। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कोई वन लाइनर भी इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट बोल सको, यह पहले से आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए। आगे देखते हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम, ठीक है, एक पैरेललोग्राम किसी सर्कल में इंस्क्राइब है, यानी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, वह पैरेललोग्राम है, तो वह पैरेललोग्राम कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है। ये हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सीखा था। अगला हमारा सातवां प्रॉपर्टी है। सातवां प्रॉपर्टी, अगर एक सर्कल है और इसमें एक पैरेललोग्राम इंस्क्राइब है, पैरेललोग्राम का क्या मतलब हो गया, इसके आमने सामने के एंगल क्या हो, इसके आमने सामने के एंगल, इसके आमने सामने की साइड्स जो पैरेलल्स हैं और साइड भी क्या है, इक्वल है। तो कुछ मान लो इस प्रकार से, थोड़ा सा ये साइड गलत बन गया है, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो अगर ये हमको गिवन है तो ये डेफिनेटली एक रेक्टेंगल होगा। अगर बस हमको इतनी जानकारी हो कि एक पैरेललोग्राम है, यानी बस हमको इतना पता हो कि आमने सामने की साइड बराबर है और ये पैरेलल है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, एक रेक्टेंगल बनेगा, यानी यह 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि साइक्लिक पैरेललोग्राम हमारा क्या होता है, यह रेक्टेंगल होता है। क्या होगा, रेक्टेंगल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और अगर किसी पैरेललोग्राम में एक सर्कल इंस्क्राइब है, किसी पैरेललोग्राम में एक सर्कल इंस्क्राइब है, सब सर्कमस्क्राइब है, ठीक है, तो वह क्या होगा, वह आपका एक रोम्बस होगा। उसको भी देख लो। अगर इस प्रकार से हमको कोई सर्कल क्या है, एक पैरेललोग्राम में सर्कमस्क्राइब एक सर्कल है, ठीक है, तो यह ए बी सी डी, तो ए बी सी डी जो होगा ना, यानी ए बी सी डी जो होगा क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, यह हो जाएगा आपका एक रोम्बस। ठीक है, और यह क्यों होता है, यह आप जानते हो ना कि हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में पढ़ा था इसके बारे में प्रॉपर्टी, कि अगर एक सर्कमस्क्राइब सर्कल है किसी क्वाड्रिलेटर में, तो आमने सामने की जो भुजाएं होती है उनका सम इक्वल होता है, यानी ए बी प्लस में डी सी बराबर में ए डी प्लस में बी सी। चूँकि हमको पता है कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर है, अगर मान लो यह x है तो यह x होगा, अगर यह y होगा तो यह y होगा, तो x प्लस x y प्लस y यह तभी बराबर होंगे जब x बराबर y हो, और x बराबर y होने का मतलब क्या हो गया, चारों साइड से इक्वल हो गए, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा रोम्बस बन जाएगा। क्लियर है। अगली प्रॉपर्टी देखिए, नवी, अगर हमको एक पैरेललोग्राम गिवन है, तो इनकी अगर एक बेस पे, ठीक है, एक बेस जो है उसके जो कोई भी ले लो, अगर इस लाइन के अलॉन्ग, यानी एक लाइन के अलॉन्ग जो एंगल दो बन रहे हैं ना, इस प्रकार से इनका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, ये जहाँ पे मीट करेगा, ये ऑलवेज 90 डिग्री होता है। ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये मान लो ए है या बी है या सी है या डी है, तो एंगल ए पी बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगली प्रॉपर्टी देखिए 10वां, अगर हमको दो पैरेलल लाइंस इस प्रकार से गिवन है और इनका अगर बेस हमारा दो, इनके बेस पे बराबर और इनका हाइट सेम हो, तो कोई भी आप पैरेललोग्राम ड्रा करिए। ठीक है, जैसे ये मान लो आपका पैरेललोग्राम हो गया ए बी सी डी, ठीक है, इनका अगर हमने बेस इक्वल रख दिया, दूसरा कोई पैरेललोग्राम हमने ड्रा कर दिया मान लो इस प्रकार से, ठीक है, दोनों ही लाइन को मिलाते हुए, तो यह मान लो ए बी ई और एफ, आप कहोगे कि क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी बराबर में होगा, यानी एरिया इनका जो होगा, एरिया क्या होगा, यह इक्वल होगा क्वाड्रिलेटर ए बी ई एफ। और ये इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे हो खुद कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों का जो हाइट है वह इक्वल है, हाइट इक्वल है। तो एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, यानी एक साइड हो जाएगा, जो बेस हो जाएगा हाइट हो जाएगा, बस वही एरिया पैरेललोग्राम होता है। इसी से एक मिलता जुलता और प्रॉपर होता है, या इसको एक अलग से समझ लेते हैं। तो 11 नंबर देख लेते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक, ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक क्वाड्रिलेटर इस प्रकार से है, एक पैरेललोग्राम है, तो अगर इसी सेम बेस के और सेम हाइट का बना दें एक एरिया, एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो यह जो ट्रायंगल क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, यानी पैरेललोग्राम
ABCD का जो एरिया होगा वह इसके ट्रायंगल ABE के एरिया का कितना होगा, आधा होगा। ठीक है, एरिया इसके एरिया का आधा होगा। और ऐसा आप समझ रहे हो क्योंकि दोनों हाइट सेम है, बेस सेम है, तो इसमें क्या होता है 1/2 हाइट इंटू बेस होता है, यहाँ पे हाइट इंटू बेस हो जाता है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, हाइट। तो यानी अगर किसी भी ऐसा भी दिया जा सकता है कि अगर एक पैरेललोग्राम है, इसमें हमने इसके बेस को मानकर और आप सामने वाली साइड से एक ट्रायंगल ड्रा किया, तो इसका एरिया अगर 1 होगा तो पूरे क्वाड्रिलेटर का एरिया कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक से प्रॉपर्टी है, इनको देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए आप, कि अगर एक पैरेललोग्राम को इस तरह से गिवन है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD और इनके जो डायगोनल्स है AC और DB, तो इनके डायगोनल्स का स्क्वायर का जो सम होगा वह इनके चारों भुजाओं के सम के बराबर होता है। क्या मतलब कि देखो, इनके डायगोनल्स हैं AC का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर बराबर में इनके सभी भुजाओं के सम के बराबर होगा। सभी भुजाएं कितना हो जाएंगी, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर प्लस AD का होल स्क्वायर। ठीक है, इनके सभी भुजाओं के सम के इक्वल होता है। इसका मैं प्रूफ आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी तक जो हमने सीखा हुआ तो बिल्कुल आसान था। इसका प्रूफ देख लो कि अगर यह एंगल मान लो एंगल A थीटा होगा, तो यह कितना होगा, यह भी थीटा होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं जो आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वह इक्वल होते हैं। अच्छा, अगर यह थीटा होगा तो यह कितना होगा, यह एडजेसेंट एंगल इनका सम 180 होता है, तो यह कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। तो अगर यह 180 माइनस थीटा होगा तो यह कितना होगा, यह आपका हो जाएगा 180 माइनस थीटा। कोई डाउट? अब देखो बात करते हैं कि 180 माइनस थीटा बराबर, अब देखो कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम कोसाइन रूल लगाते हैं, तो कोसाइन अगर cos 180 माइनस थीटा की हम बात करें तो जरा बताओ, ट्रायंगल हम मान लेते हैं, ट्रायंगल ADC की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ADC की बात कर रहे हैं, तो कोसाइन रूल में क्या होता था कि जो सामने वाला लाइन होता है उसको माइनस करते हैं, बाकी इनको दोनों को स्क्वायर करके सम करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, AD का स्क्वायर प्लस DC का होल स्क्वायर माइनस में AC का होल स्क्वायर हो जाएगा। या इसको ऐसा करते हैं, नीचे देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, और ऐसा करते हैं, अभी के लिए इसको हम हटा देते हैं पूरा, फिर अभी लिख देंगे इसको। पहले इसको समझ लीजिए कि ये फार्मूला आता कैसे है, ताकि इसको हम डायरेक्ट हमेशा के लिए याद कर सकें, इसको याद करके रखें। जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम वहाँ पे सॉल्व नहीं करने जाएंगे। हमने बोला कि पहले आप ट्रायंगल ले लो ADC, कोसाइन रूल लगाया आपने, cos 180 माइनस में थीटा, क्या हो जाएगा, AD का होल स्क्वायर प्लस DC का होल स्क्वायर माइनस में AC का होल स्क्वायर अपान में 2 टाइम्स AD इंटू DC। इसी तरह से अगर हम ट्रायंगल बात करें, ट्रायंगल BAD की बात करें, तो यहाँ से जरा cos थीटा लगाओ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AB का होल स्क्वायर प्लस AD का होल स्क्वायर माइनस में DB का होल स्क्वायर अपान में 2 टाइम्स AB इंटू AD। ठीक है, कोसाइन रूल हमने पहले ही क्लास में सीखा था, ट्रायंगल जब हम शुरू कर रहे थे तो वहाँ पे हमने सीखा था। तो cos 180 माइनस थीटा बराबर कितना होगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो माइनस कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, यह हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस में AC स्क्वायर अपान में यह कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स AD इंटू DC। और इस कॉस थीटा की जगह पे आप चाहो तो यह पूरी वैल्यू रख लो, यह कितना हो जाएगा, तो यह माइनस हो जाएगा, माइनस में कॉस थीटा की जगह हमने इस पूरी वैल्यू को रख लिया, AB का होल स्क्वायर प्लस AD का होल स्क्वायर माइनस DB का होल स्क्वायर अपान में 2 टाइम्स AB इंटू AD। क्लियर है भाई, यह भी cos थीटा के बराबर इतना है, यह भी cos थीटा के बराबर इतना है, क्योंकि यह माइनस cos थीटा, तो cos थीटा की जगह हमने इतना वैल्यू रख दिया। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको मिल जाएगा कि जो आपका फार्मूला है यह मिल जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा कि AC का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा चारों भुजाओं का सम का स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर BC का होल स्क्वायर CD का होल स्क्वायर प्लस DA का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए।
देखो कैलकुलेशन हम यहाँ नहीं करने जा रहे हैं, बस यहाँ पे जो चीज़ें ज़रूरी है वह सिखाना कि ये फार्मूला आता कैसे है। इसके बाद तो आप स्वयं इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आएगा तो हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो यह बात हो गई हमारी पैरेललोग्राम की, ठीक है। कि पैरेललोग्राम में यह कुछ रूल्स है, इनको आप बिल्कुल कंटेस्ट कर लीजिए। कि सबसे पहले हमने क्या बताया कि इसका एरिया निकालने का, फिर पैरेललोग्राम में आमने सामने के साइड इक्वल होते हैं, और इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि ऐसा क्यों होता है। देखो ये दो पैरेलल लाइंस हो गए इस तरह से, ठीक है। यह एंगल थीटा होगा तो यह कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा, हमने जानते हैं कि यह करस्पॉन्डिंग एंगल है। यह 180 माइनस थीटा होगा तो ये दोनों एंगल मिलकर कितना होता है, यह भी करस्पॉन्डिंग एंगल, इनका मिलकर सम हो जाता है कितना 180 होना चाहिए। तो ये थीटा होगा 180 माइनस थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा थीटा, तो इसलिए क्या हो गया आमने सामने के एंगल बराबर हो जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें तो एंगल से आप प्रूव कर सकते हो। फिर हमने देखा कि इसमें जो इनके डायगोनल्स होते हैं वह इक्वल नहीं होते हैं और एक दूसरे को क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते हैं। हाँ बाइसेक्ट जरूर करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो ये हमारा पॉइंट कोई ओ है तो आप कहोगे ए ओ बराबर में ओ सी, इसी तरह से बी ओ बराबर में ओ डी। बाइसेक्ट करते हैं यानी इक्वली इसको डिवाइड कर देंगे। अगर डायगोनल्स D1 10 है तो ये 5 5 में बढ़ जाएगा, उसी तरह अगर डायगोनल्स 14 है तो ये 7 7 में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी है। एक डायगोनल्स क्या करता है, एक ट्रायंगल एक पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बाइसेक्ट कर देता है, तो इसलिए उनका दोनों का एरिया इक्वल होगा। अगर पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर को मीट करेंगे तो वह क्या बनता है, वह आपका एक रेक्टेंगल बनेगा। और इनके मिड पॉइंट को अगर हम मीट करेंगे, ये हमारा, इसको ऐसे समझ लो कि यह हमारा एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। और ये क्या है, मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो पैरेललोग्राम बनेगा। एक साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या होता है, वह आपका एक रेक्टेंगल होता है। और अगर एक अगर एक हमारा रेक्टेंगल है वह सर्कमस्क्राइब किए हुए एक सर्कल को है, तो वह जो रेक्टेंगल होगा वह रोम्बस होगा। अगर एंगल बाइसेक्टर के एक बेस पे हम इसको मीट करते हैं तो यह 90 डिग्री बनता है। बाकी ये हमने देखा कि अगर हमारा दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए पैरेललोग्राम का एरिया सेम होता है, और अगर रेक्टेंगल बनाएंगे तो वह ट्रायंगल बनाएंगे तो वह कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और इसी तरह से एक पैरेललोग्राम में दोनों रेक्टेंगल के स्क्वायर का सम, ठीक है, उनके सभी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये टोटल 12 प्रॉपर्टी है, इसमें सीखना है हमको, इसको समझ लेते हैं। अब इसके बाद चीज़ें हम बिल्कुल आसान है। अगला हम देखते हैं रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो यहाँ बिल्कुल और ही कम पढ़ना होगा हमको। तो रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल में जो सबसे पहली चीज़ सीखनी होती है कि इसमें सभी साइड क्या होते हैं, आमने सामने की साइड बराबर होते हैं, पैरेलल होते हैं, और इसमें सभी एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो जो सबसे पहला बेसिक डिफरेंस आता हुआ है कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, पहली चीज। दूसरी चीज कि डायगोनल्स आर इक्वल, यानी अगर यही दो प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाए तो एक पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, आपका एक रेक्टेंगल बन जाता है। अगर उसके साइड के सम जो 90 डिग्री हो जाए एंगल, या उनके रेक्टेंगल क्या हो जाए, उनके डायगोनल्स अगर इक्वल हो जाए तो वह क्या हो जाएगा, ये अगर D1 है या D2 है तो वह पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चला कि D1 बराबर में D2, और यहाँ से पता चला कि सभी एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। क्लियर है। अगली चीज़ तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है अगर इनके मिड पॉइंट को अगर हम मीट करते हैं, ठीक है, इनके मिड पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं और एक नया हम रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं, एक अगर हम नया क्वाड्रिलेटर बनाते हैं, तो यह क्वाड्रिलेटर कैसा होगा इसके बारे में देखो। यानी अगर हम कहें कि यह P है हमारा, यह Q है, यह R है, यह S है, तो PQRS, यानी इसमें क्या होता है ना, देखो यह अगर मिड पॉइंट होता है तो जितना एरिया यह होगा SR होगा, उतना SP होता है, उतना RQ होता है। सभी साइड हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है, सभी साइड इक्वल हो जाता है। आप ऐसे बोलोगे कि PQRS, यानी अगर हम मिड पॉइंट को मीट करते हैं, मिलाते हैं रेक्टेंगल में, तो जो हमको एरिया मिलता है वह होता है रोम्बस। कैसा हमको फिगर मिलेगा, रोम्बस। और अगर इसके एंगल बाइसेक्टर को मिलाते हैं, इसके लिए एक अलग फिगर बनाते हैं कि अगर मान लो इसके एंगल बाइसेक्टर को आप इस तरह से मिलाते हो, ठीक है, इसके एंगल बाइसेक्टर को आप मिलाते हो, इस प्रकार से कुछ फिगर बनता है। इसको मान लो नाम दे दो ABC
डी, और यह क्या है, यह है हमारा एंगल बाइसेक्टर, यह है आपका क्या, एंगल बाइसेक्टर। तो जो यह हमारा एंगल बाइसेक्टर मिलाने से बनता है, मान लो ये कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस बन रहा है, तो जो पी क्यू आर एस होगा वह क्या होगा, वह स्वयं रेक्टेंगल ही होगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल की एंगल बाइसेक्टर को मीट करने पे क्या बनता है, रेक्टेंगल। यह क्या है, एंगल बाइसेक्टर पे। देखो आप जैसे भी कंफर्टेबल हो, चाहे इंग्लिश में या हिंदी में, आप अपनी नोट में अपनी भाषा में इसको लिख लो चीज़ों को, कि जब हम एंगल बाइसेक्टर को मीट करते हैं तो जो नया क्वाड्रिलेटरल बनता है वह क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। अगर हम इस सारी चीज़ों को लिखने जाएंगे ना तो फिर इजीली हमारा जो वीडियो, यानी जो हमारा वीडियो 1 घंटे में समाप्त हो जाना चाहिए, जितनी सारी चीज़ें चर्चा हो जाएगी, उसी क्लास को समाप्त करने में हमको कम से कम 4 घंटे लग जाएंगे, यानी 4 टाइम्स हमारा टाइम बढ़ जाएगा। तो ये आपके लिए देखो, वीडियो आपके पास हमेशा रहने वाला है, तो बस एक बार आप अपने तरीके से एक बार वीडियो देख लो, 2 बार देख लो, 2 बार 3 बार देखने में कुछ 50% चीज़ें आ जाएंगी, समझ में आ जाएगी। उसके बाद कुछ चीज़ें आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, अपनी भाषा में नोट डाउन कर लो, यही तरीका होता है बेहतर। तो केवल रेक्टेंगल की बात करें तो बस इतना ही हमको पढ़ना है, ठीक है। इसमें सब अच्छा देखो, रेक्टेंगल डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट भी करते हैं। यह क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यानी अगर यह पॉइंट ओ है और यह मान लो हमारा क्वाड्रिलेटरल कुछ इस प्रकार से है, ये बी सी डी, तो आप कह सकते हो कि ए ओ बराबर में ओ सी होगा और बी ओ बराबर में ओ डी होगा। यानी डायगोनल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं कि डायगोनल्स फॉर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर्स, ठीक है, ईच अदर। आगे देखते हैं, तो केवल रेक्टेंगल में देखो इतना ही है, बाकी और जैसे इसका जो एरिया निकाला था एल इंटू बी होता है, डायगोनल्स क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट में होता है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर रखा है मेंसुरेशन में, हम लोगों ने पढ़ रखा है इसको। तो यहाँ पे बस जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसको समझते हैं कि एक डायगोनल्स के बारे में क्या क्या हमको पता होना चाहिए। सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट नहीं करते हैं। इसको भी लिख देते हैं कि डायगोनल्स यानी D1 D2 यानी एक दूसरे को परपेंडिकुलर टच कट नहीं करते हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर टच नहीं करते हैं। मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो रोम्बस, और एंगल बाइसेक्टर को मीट करते हैं तो रेक्टेंगल बनता है। इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए किसी भी रेक्टेंगल के बारे में। अगला जो है हमारा वह है रोम्बस। रोम्बस इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज, ठीक है, रोम्बस समचतुर्भुज, नाम से पता चला कि इसे सभी भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो कोई भी पैरेललोग्राम अगर उसकी भुजाएं इक्वल कर दो, उसके साइड्स इक्वल कर दो, तो वह क्या बन जाएगा, आपका रोम्बस बन जाएगा। पहली बात, सबसे पहला इसका पहचान, रोम्बस और स्क्वायर में क्या बेसिक अंतर होता है कि इसमें कोई भी एंगल आपका 90 डिग्री नहीं होगा, और स्क्वायर में सभी एंगल क्या, सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं और सभी साइड बराबर होते हैं। दूसरी चीज, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती हैं। तीसरी बात कि डायगोनल्स हमारे इक्वल नहीं होते, यानी D1 नॉट इक्वल्स टू D2, ठीक है। फोर्थ कि आमने सामने के एंगल बराबर होंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की बात की जा रही थी, यानी A बराबर एंगल C होगा, इसी तरह एंगल B बराबर में एंगल D होगा। अच्छा, इसको बना देते हैं A B C D। ये मान लो डायगोनल्स, आप देखो देखने से पता चल रहा है कि यह हमारा एंगल काफ़ी बड़ा है, तो इसके सामने का जो डायगोनल्स होगा वो बड़ा होगा। उसी तरह देखो यह जो डायगोनल्स है, यह एंगल हमारा छोटा है, डेफिनेटली बी से छोटा होगा, तो इसके सामने का जो डायगोनल्स होगा वह भी छोटा होगा, ठीक है। लॉजिक से हम इसको कर सकते हैं, यह हो जाएगा D1 या D2। तो इस तरह से चीज़ों को याद करने का यह तरीका हो गया, यह हो गया D1 और या D2। हाँ, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पांचवी बात, डायगोनल्स बाइसेक्ट, तो बाइसेक्ट तो सभी क्वाड्रिलेटर करता है, ठीक है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। ट्राइपीजियम नहीं, ट्राइपीजियम में केस अलग हो जाता है, अभी उसके बारे में बात करेंगे।
तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सारी चीज़ों के कौन से। देखो यह रेक्टेंगल करता है, पैरेललोग्राम करेगा, स्क्वायर करता है, और आपका रोम्बस। यानी सभी में क्या होता है, इन चारों में क्या होता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि यह बराबर होगा, इसी तरह से यह इसके बराबर होगा, जिस पॉइंट पे ये लोग मीट करते हैं। और देखो यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, छठवां देखो कि डायगोनल्स क्या करते हैं ना, एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यानी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे और बढ़ा लो, एक शब्द लिख लो, एट 90 डिग्री। तो यानी यह 90 डिग्री होगा, यह 90 डिग्री होगा, यह भी 90 डिग्री होगा। तो डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाए ना, तो यह क्या हो जाएगा, आपका एक स्क्वायर बन जाएगा। या आप, और देखो कभी कभी हमसे यह पूछा जाता है क्या सभी रोम्बस स्क्वायर होते हैं, तो आप कहोगे सभी रोम्बस स्क्वायर नहीं होता, लेकिन सभी स्क्वायर रोम्बस होगा। भाई रोम्बस होने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक रोम्बस के लिए केवल इतनी ही प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाए ना कि उसके सभी साइड्स इक्वल हो जाए, उसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें। तो यह स्क्वायर में होता है कि उसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे डायगोनल्स भी इक्वल होता है, और वहाँ पे जो साइड्स के ये एंगल होते हैं वह भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो रोम्बस में तो यह 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चूंकि नहीं होता इसलिए हम इसको रोम्बस की कैटेगरी में करते हैं। अगर यह 90 डिग्री हो जाए तो यह स्क्वायर की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर आप बुक में पढ़ोगे तो कभी कभी यह लिखा होता है कि इसके एंगल मे नॉट बी 90 डिग्री। यानी वह क्या कर रहे हैं कि जैसे अगर हम इसको सेट थ्योरी के थ्रू में अगर हम समझाना चाहें तो यह आपका बड़ा वाला हो जाएगा, यह रोम्बस हो जाएगा, और छोटा वाला स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, यह बड़ा वाला आपका हो जाएगा स्क्वायर, और छोटा वाला क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। तो सभी स्क्वायर्स रोम्बस तो होंगे, लेकिन सभी रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकते। क्लियर है। इसी तरह चाहो तो आप रेक्टेंगल को भी बोल सकते हो कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में या किसी में भी देख लो कि चूंकि देखो रोम्बस के स्क्वायर के लिए हमको ज़्यादा कंडीशन है। पहला, उसके सभी एंगल 90 डिग्री हो, दूसरा उसके सभी साइड बराबर हो, तीसरा उसके डायगोनल्स इक्वल हो, फोर्थ उसके डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करें, फिफ्थ डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करें। समझ रहे हो। रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए कि उनके डायगोनल्स इक्वल हो बस, और साइड से उनके जो एंगल 190 डिग्री हो, बस इतना फुलफिल हो जाए, हमारा काम हो जाता है। अच्छा, डायगोनल्स रेक्टेंगल के बारे में हम कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं, एक बार रिवाइज कराते हैं। जैसे इसका एरिया वगैरह, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसका एरिया हम कैसे निकालते थे बताइए। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता था बताओ। एरिया ऑफ रोम्बस हम निकालते थे, देखो यहाँ पे हम क्या करते थे कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया आपने। ठीक है, तो एक ट्रायंगल आपका बन जाता था, ट्रायंगल ABC। इसी तरह से आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, यह हो जाएगा आपका एरिया ट्रायंगल ADC। तो दो ट्रायंगल होंगे, बेस दोनों के सेम हो गए तो बेस इक्वल हो जाता था। तो बस दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के आप रोम्बस का एरिया निकाल सकते हो। तो कितना हो जाएगा, देखो यह हो जाता था कि 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो पहले हम उसको समझ लेते हैं कि जो हम निकालते हैं कि एडजेसेंट साइड से, ऐसे कर लो कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, सॉरी ये तो देखो, ये तो हमको बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया ना कि जिससे हम क्वाड्रिलेटरल निकालते हैं। ये बिल्कुल हमारा बेसिक तरीका है, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि डायगोनल्स इसके एक दूसरे को क्या है, खुद ही 90 डिग्री कर रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइएगा। यहाँ पे डायगोनल्स क्या करते हैं, खुद ही एक दूसरे को 90 डिग्री कर रहे हैं, तो फिर हमको उसकी क्या जरूरत है। देखो इसमें क्या करो ना कि आप बेस इसको ले लो, DC को बेस बना लो, यह D1 हो जाएगा, और यहाँ पे D2 हाफ हो जाएगा। क्योंकि यह एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते थे, केवल हम डायरेक्ट सीधा बोलते थे कि हाफ डायगोनल्स का प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो क्या होता था कि यह D1 इंटू D2 हो जाता था। और दूसरा तरीका क्या होता था, दूसरा तरीका जो हम साइन रूल से जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड की, मान लो जैसे अगर इसका लेंथ A है, इसका लेंथ ठीक है A है, और यह एंगल कितना बन रहा है, इसके बीच में एंगल थीटा डिग्री बन रहा है। तो देखो हमको यह ट्रायंगल में हमने निकाला था ना कि अगर हमको कोई ट्रायंगल इस प्रकार से दे रखा है,
कि ये साइड ए है या साइड बी है, थीटा है, तो इसका एंगल कितना होता है 1/2 ए बी साइन थीटा। साइन रूल लगा देते, कैसे, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते थे। तो चूंकि यहाँ पे एक रोम्बस है, तो रोम्बस में क्या हो जाएगा, इसके डायगोनल इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे, तो एक का आप निकाल लो, यानी एक का निकाल लो, इसका डबल कर दो, डबल कर दोगे हाफ कट जाएगा। तो यहाँ कह सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, तो यहाँ पे मान लो अगर साइड्स ए है तो ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा, इनके बीच में एंगल थीटा है तो वह कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। यानी बेसिकली अगर कहो कि यह एंगल कितना है, यह एंगल अगर हमको थीटा डिग्री दे रखा है तो बस हमारा हो जाएगा काम। क्लियर है। और दूसरा एक हमने आपको बताया था कि साइड और डायगोनल्स के बीच में रिलेशन, वह क्या होता था, देखो साइड और डायगोनल्स के बीच में एक रेशियो होता था कि डायगोनल्स के स्क्वायर का सम यह होता है साइड के स्क्वायर, सभी साइड के स्क्वायर का सम। तो यहाँ पे सभी साइड एक ही होती है, ए मान लो, क्योंकि सभी इक्वल होता था, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 टाइम्स 4a स्क्वायर हो जाता था। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस यह रिवाइज कराने के लिए आपको बता दिया, क्योंकि इसकी चर्चा तो पहले हो चुकी है। और आखिरी लास्ट सॉरी इसके बाद अभी एक ट्रेपेजियम है, आखिर देखते हैं 4, देखते हैं 4 नंबर। यह है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर तो बहुत ही आसान है, इसमें क्या प्रॉपर्टी है ये तो आपको पता भी होगा कि पहला कि सभी साइड इक्वल होंगे, ठीक है, तो सभी साइड हमारे इक्वल होंगे, तो ऑल साइड्स बस हम इसको आर छोड़ के बस लिख देते हैं, ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है। डायगोनल्स इक्वल होंगे, यानी अगर डायगोनल्स d1 बराबर d2 बराबर d हम लिख देते हैं सीधा, डायगोनल्स इक्वल होंगे, डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर टच कट करेंगे, ठीक है। डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मैं जो बोलता जा रहा हूँ आप इसको अपनी तरफ से नोटबुक में लिखते जाइए, ठीक है। मैंने आपको बता भी दिया कि मैं एक एक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत समय चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई लाइव क्लास चल रही है, मतलब ऑफलाइन क्लास चल रही है, एक बार मैंने बोल दिया फिर आप उसको कभी सुन नहीं सकते हो, यह तो ऑनलाइन क्लास है। आप अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो देखते जाइए, जहाँ पे आप रोक दीजिए, फिर नोट कर लीजिए, फिर आप इसको प्ले करिए, ठीक है। ये तो आपके लिए, आपके पास है, आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी तरह से कस्टमाइज करके इसको देख सकते हैं। और यह क्या एक दूसरे को क्या 90 डिग्री पे कट करते हैं। यह एंगल कैसा होता है, यह सभी 90 डिग्री होगा, यह एंगल सभी कितने क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। अच्छा रोम्बस में मैंने एक चीज़ डिस्कस किया था कि नहीं, इनके मिड पॉइंट को, ठीक है, समझ लीजिए। देखो अगर इनके मिड पॉइंट को ना, इनके मिड पॉइंट को मिलाओगे और एक क्वाड्रिलेटर फॉर्म होगा, वह क्या होगा, वह होगा आपका एक डायगोनल बनेगा, ठीक है। अरे सॉरी, वह क्या होगा, एक रेक्टेंगल बनेगा, डायगोनल तो विकर्ण हो गया। तो अगर यह पी क्यू आर एस की बात करें, तो मिड पॉइंट अगर हम मिला दें, मिड पॉइंट मिला दें, तो यह आपका बनेगा। इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे हमने कहीं लिखा नहीं, यहाँ पे छठा है ना, यह भी छठवां लिख दिया मैंने, एक सेकंड रुक जाइएगा। यह हो गया हमारा सातवां, और इसको हम नाम देते हैं आठवां। तो मिड पॉइंट से मिलाने पे क्या होता है, मिड पॉइंट मिलाने पे तो ए बी सी डी एक आपका पैरेलल रोम्बस है, तो यह आपका बन जाएगा पी क्यू आर एस, यह क्या होगा आपका एक रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा, रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि मिड पॉइंट बनाने पे यह क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल बनेगा, पी क्यू आर एस, एक पी क्यू आर एस क्या होगा, रेक्टेंगल। तो आगे बढ़ते हैं, जो हम चर्चा कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे स्क्वायर की। तो स्क्वायर की अगर हम मिड पॉइंट को मिला दें, ठीक है, स्क्वायर की अगर हम मिड पॉइंट को मिलाएं तो यह क्या क्या मिलेगा हमको, अगर हम स्क्वायर के मिड पॉइंट को मीट करेंगे ना, तो यह भी आपको मिलेगा, एक स्क्वायर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, एक स्क्वायर। तो देखो यह अगर मान लो पी क्यू आर एस हो, तो आप कह सकते हो कि तीसरी चीज़ आप समझ लीजिए कि पी क्यू आर एस यह क्या होगा, आपका एक स्क्वायर होगा, ठीक है। यह स्क्वायर होगा, ये कहाँ से मिल रहा है हमको, मिड पॉइंट से।
क्लियर है? यह कैसा फिगर बनेगा? यह स्क्वायर होगा। बाकी इसमें आप जानते हो एरिया कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। और एक छोटी सी चीज़ देखो, जैसे हमने आपको बताया कि रेक्टेंगल में, देखो एक सेकंड अगर हम आपको फिर से रिवाइज करा दें। देखो अगर सभी एक रेक्टेंगल की बात करें, ठीक है, तो यह रेक्टेंगल होगा, यह हमारा पैरेललोग्राम होगा, कि सभी रेक्टेंगल क्या होंगे? आपके पैरेललोग्राम होंगे, लेकिन सभी पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल नहीं होगा। अगर मान लो कभी इस तरह से हमको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में, क्योंकि पैरेललोग्राम में ठीक है, पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल्स बराबर हो जाए तो वह क्या हो जाएगा? एक रेक्टेंगल बन जाएगा। या पैरेललोग्राम्स में अगर एंगल 90 डिग्री बन जाए तो वह क्या हो जाएगा? एक रेक्टेंगल बन जाएगा। इसी तरह से हमने बात किया कि रोम्बस में, कि एक रोम्बस की बात करें और स्क्वायर की बात करें, तो मान लो यह आपका स्क्वायर का सर्किल है और यह रोम्बस का सर्किल होगा, यानी सभी स्क्वायर रोम्बस होंगे, ठीक है। सभी स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, लेकिन कोई सभी रोम्बस स्क्वायर नहीं होगा, यह हमेशा याद रखना। क्लियर है? अब हमारा स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। स्क्वायर में इसको इतनी छोटी सी चीज़ जानिए, ठीक है, कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे होते हैं, डायगोनल्स हमारे इक्वल होते हैं, ये सभी एंगल 90 डिग्री का होता है, इनके मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो भी एक स्क्वायर बनता है। अब आखिरी बात करते हैं हम अपने ट्रेपीजियम की, कि ट्रेपीजियम यानी 5वां पॉइंट देखो, ट्रेपीजियम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ट्रेपीजियम एक ऐसा फिगर होता है कि जिसके दो साइड्स पैरेलल होते हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल साइड अगर वह इक्वल हो गए तो वह कैसा आपका कोऑर्डिनेट बन जाता है? आइसोस्केल ट्रेपीजियम, या जिसको बोला जाता है साइक्लिक ट्रेपीजियम भी बोलेंगे, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि वो साइक्लिक हमारा क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। तो इसमें जो सबसे पहली जानकारी होती है कि ए बी, ये मान लो ABCD है, तो इसमें दो लाइंस क्या होंगे? दो साइड पैरेलल होंगे। तो मान लो यहाँ पे क्या AB पैरेलल है DC के, और AD और BC क्या है? नॉन पैरेलल साइड्स हैं। AD और BC क्या हो गए? नॉन पैरेलल साइड्स हो गए। और ये हमने पीछे बता दिया था कि इनके मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो इसका क्या होगा? सम आधा होता है। देखो किसी भी ट्रेपीजियम में, ध्यान समझना, किसी भी ट्रेपीजियम में जो नॉन पैरेलल साइड है ना, इनकी अगर मिड पॉइंट को अगर आप मिला दो, ठीक है, इनके मिड पॉइंट को मिला दो तो इसको बोला जाता है मीडियन। मान लो ये हमारा E और F है, यह मीडियन है, तो यह जो होता है मीडियन आपका, मीडियन EF बराबर होगा आपका 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स AB प्लस DC। इसका क्या होता है? यह आधा होता है इनकी सम का। क्लियर है? ये चाहो तो आप प्रूव कर सकते हो, इसको एक्सटेंड करके एक आप क्या करो, एक आप ट्रायंगल बना सकते हो, ठीक है। अभी हमारा काम है कि हम सारी चीज़ें पहले आपको प्रॉपर्टी बता दें। और देखो इसमें एरिया क्या होता था? एरिया निकालने के लिए एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। एरिया हम कैसे निकालते थे? यह होता था 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड AB प्लस DC इंटू हाइट। तो मान लो ये हम यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रा किए, ये हमारा हाइट हो गया H है, तो कितना होता था? हाइट H हो जाता था, ठीक है। तो ये हमारा एरिया का फार्मूला होता था। अब देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो पहले वो समझ लेते हैं कि अगर इसके डायगोनल्स है, मान लो ये डायगोनल्स है आपका एक AC। देखो इसमें डायगोनल्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला जा सकता कि ये इक्वल होंगे या नॉन इक्वल होंगे। अगर ये साइड्स AD और BC अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो इसके डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे। फिलहाल के लिए पहले अभी यही समझो कि इनके जो डायगोनल्स के स्क्वायर का सम होता है, यानी AC स्क्वायर, ठीक है, प्लस BD स्क्वायर बराबर में यह क्या होता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल साइड्स। AB पैरेलल है और DC क्या है? AB और DC पैरेलल है। तो बिल्कुल इसको याद कर लीजिए, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस तरह से एग्जाम में आएगा तो हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे कि अगर हमको एक ट्रेपेजियम दिया तो इसके डायगोनल्स के स्क्वायर का सम नॉन पैरेलल साइड के स्क्वायर का सम प्लस 2 टाइम्स पैरेलल साइड के प्रोडक्ट का, ठीक है, के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्लियर है इतना? तो देखो, और आखिरी बात, पांचवी बात देखते हैं इसमें। पांचवी बात यह है कि अगर इसके नॉन पैरेलल साइड्स यानी AD बराबर में BC हो जाए तो इनके डायगोनल्स क्या हो जाते हैं? ये इक्वल हो जाते हैं। यह बहुत ही काम की चीज़ है,
यानी अगर यह डायगोनस हमको दिया गिवन है, ये मान लो D1 है और ये हमको दे रखा D2, तो इनके डायगोनस क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ इसमें क्या करते हैं कि हम मीडियन जो कैसे आता है ना, इसके फार्मूले को देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि ये आपको एग्जैक्टली मिड पॉइंट ना दे के कुछ पॉइंट दे दे, तो वहाँ पे हम कैसे करते हैं। तो बेसिकली बस हमको सिमेट्री लगाना है और कुछ इसमें है नहीं, लेकिन ठीक है, एक बार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया रहे कि अगर क्वेश्चन आएगा तो हमको इसको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, ये मान लो आपका ट्रेविजन ABCD है, ये साइड हमको A दे रखा है और ये साइड मान लो हमको गिवन है कितना, ये मान लो इसको D मान लो, इसको C मान लो, और एक कोई रैंडम है, मान लो ये हमको मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, मिड पॉइंट नहीं है और यह साइड A है, यह साइड हमको B गिवन है, तो यह भी A होगा, यह भी B होगा। तो इसको क्या करो ना कि इस पॉइंट से एक ट्रायंगल बना लो, मीट कर लो। ठीक है, तो बस अब आपको प्रूव करना होगा कि जैसे ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल की बात करें, बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं कि ABC, या ट्रायंगल इसकी बात कर लेते हैं कि C और इसको मान लो कोई पॉइंट, इसको नाम दे दो कि ये मान लो आपका E है। ठीक है, और ये मान लो आपका E पॉइंट है। तो ट्रायंगल, अब देखो ट्रायंगल BE और इसको मान लो कोई पॉइंट दे दिया हमने P नाम, तो BEP ये सिमिलर होगा ट्रायंगल BCD के। कोई दिक्कत इसमें? देखो ये एंगल जितना होगा वही एंगल यह भी होगा, क्यों? क्योंकि ये पैरेलल साइड्स हैं, ये एक कॉमन पॉइंट हो गया, तो दो एंगल तो कॉमन हो गए, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो जरा यहाँ से इसको लिखने का प्रयास करते हैं। तो इसके सामने वाला यानी EP, छोटे वाले में बात कर रहे हैं, तो EP बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पे EP ले रहे हो तो यहाँ पे कितना लोगे, CD लोगे, डायरेक्ट ऐसा लिखने, तो यह CD की वैल्यू C है। ठीक है, और अगर इसमें देखो, इसमें जो यह वाला एंगल होगा वह एंगल यहाँ पे होगा, तो अगर छोटे वाले की बात करें तो B के सामने लें तो यह P होगा, और इसमें ले D के सामने ये लेंगे तो A प्लस B हो जाएगा, A प्लस B हो जाएगा। यह मिल गया हमको EP, EP बराबर कितना आ गया, BC अपान में A प्लस B, और हमको चाहिए क्या, हमने इसको E मान लिया, इसको F मान लो, सॉरी, और अगर हमको FP मिल जाए तो बस EP प्लस FP बराबर क्या हो जाएगा, FE हो जाएगा। तो ट्रायंगल इसकी बात कर लेते हैं, DAB की बात कर लेते हैं, ट्रायंगल DFP, पहले स्मॉल की बात करते हैं, फिर यह किसके पैरेलल होगा, DAB के। देखो यह एंगल जो होगा वही एंगल यह भी होगा, इसको दूसरे कलर से ऐसा करते हैं कि यह एंगल जो होगा वही एंगल यह भी होगा, और यह एंगल जो होगा, ठीक है, वह यह एंगल होगा, तो यह एंगल दोनों से इक्वल हो जाएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हमको ये चाहिए ना, तो इस एंगल की बात करते हैं, एंगल D की बात करते हैं, तो इसमें एंगल D की बात करो तो यह हो जाएगा FP हो जाएगा। तो इसमें क्या ले लोगे, AB ले लोगे, डायरेक्ट ऐसे सोचो, तो AB की वैल्यू कितना है, D बराबर में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखो P के सामने कितना है, A, और इस बड़े वाले ट्रायंगल यानी B के सामने कितना है, A प्लस B, तो यहाँ से कितना मिला, AD अपान में A प्लस B, और हमको चाहिए FE बराबर क्या हो जाएगा, EP प्लस FP। तो इनको ऐड कर लो, EP की वैल्यू हमने निकाला BC अपान में A प्लस B प्लस यहाँ पे कितना मिला, AD अपान में A प्लस B, जरा इनका सम कर लो तो यह मिलेगा AC, सॉरी ये कितना आ जाएगा, देखो अब इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं फार्मूले के थ्रू में कि यह हो जाएगा FE बराबर हो जाएगा BC प्लस, ठीक है, AD अपान में A प्लस B। यह बिल्कुल इसी तरह से एज इट इज इसको याद कर लो। अगर हमको दिया है कि कोई ट्रेपीजियम है जिसको A/B में कोई लाइंस, ठीक है, A/B में इसको डिवाइड कर रहा है, तो आप कहोगे कि FE की जो लेंथ होगी वह A प्लस B नीचे आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, A इंटू में D हो जाएगा, यानी इसके सामने वाला यह हो जाएगा, इसके सामने वाला यह हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब अगर देखो यह मिड पॉइंट होता है, तो अगर मिड पॉइंट होता तो A बराबर B हो जाता, A बराबर क्या होता, B होता, तो जरा A बराबर B रख दो, तो A और A हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि FE हमारा जो मिड पॉइंट पे है, तो मिड पॉइंट अगर होगा
मिड पॉइंट होगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर आपका बी हो जाएगा, तो यहाँ पर रख दो एफ ई बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी प्लस सी अपान में टू। तो यही होता है कि पहले साइड का सम बटा में 2, ठीक है। तो यही हमने फार्मूला आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया, क्योंकि इसी फार्मूले को हमको डायरेक्ट यूज होता है। बहुत रेयर होता है कि सर हमको पूछा जाए, तो ये जब पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको सिमिलरिटी से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर यह आपको याद होगा डायरेक्ट, यह फार्मूला अगर याद होगा तो आपको सिमिलरिटी भी अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप फार्मूले में पुट करोगे, आंसर आएगा, ठीक है। यानी इसके बाद आपका कुछ भी नहीं बचता ट्रेपेजियम में, ठीक है। तो जितनी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की है मोर देन सफिशिएंट है। देखो बताने को बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती है, लेकिन क्या वही फिजिबल है, मतलब उतना सारी चीज़ें याद करना फिजिबल है कि बेसिकली हम थोड़ा सा अपना सिमिलरिटी देखने का तरीका बढ़ा दें, थोड़ा सा इस इम्प्रूव कर लें, थोड़ा हम फास्ट करने लग जाए, तो हो सकता है कि हम अगर उसको तरीका नहीं जानते हो बस इसको डायरेक्ट याद करके जाए। जैसे मैंने यही आपको बता दिया, लेकिन मुझे तुरंत समझ में आया कि नहीं, इसको तरीका बताने से अच्छा है कि पहले इसका डेरिवेशन बताया जाए, कि हो सकता है कि अगर मिस कर जाओ आप एग्जाम में, या आपको या ए रेशियो बी की रेशियो में दे दिया जाए, एग्जैक्टली मिड पॉइंट ना हो, तो फिर आप वहाँ पे फंस जाओगे, क्योंकि आप फार्मूला रट के जा रहे हो। तो बेहतर होगा कि आप इसका डेरिवेशन जानते रहो। तो देखो ज्योमेट्री में मैं आपको यही सलाह दूंगा, जैसे बहुत सारे चीज़ों पे कि मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ बता दी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि आपको वहाँ पे डाउट होगा कि यह यहाँ पे कैसे आया, यहाँ पे कैसे आया। तो आप चाहे जिस बुक से पढ़ते हो, चाहे गूगल से, ठीक है। यानी अभी क्या है कि इसको देख लो एक बार सारी चीज़ों, कहीं अगर आपको डाउट आता है कि डेरिवेशन हो सकता है मेरे समझाने से आपको ना सुना है, या हो सकता है मैंने कहीं मिस कर दिया हो, तो अभी आप पेशेंस रखो, पहले एक बार सारे क्वेश्चन को देख लो। जब एक बार आप पूरा क्वेश्चन कर लोगे ना, तो जो चीज़ें यहाँ पे मिस हो गई होंगी ना, वह किसी न क्वेश्चन में आ जाएगा, वहाँ पे सीख लोगे। तो ठीक है, कब बहुत भागो मत इधर उधर कि मतलब बिल्कुल हमको यहाँ पे पीएचडी कर लेनी, नहीं। देखो जो हमारा सिलेबस होता है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यह और जो एकेडमिक की पढ़ाई होती है, जैसे हम इंटर 11 कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, उसमें बहुत अंतर है। वहाँ पे हमको प्रूव करना होता है, यहाँ पे बस केवल यह हमारे लिए एक टूल है कि हमको एक फार्मूला याद है, बस इसको यहाँ पे अप्लाई करना आना चाहिए। क्लियर है? तो वहाँ यहाँ में बहुत अंतर है। तो वहाँ पे हमको क्या होता है कि प्रूव करना आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि फार्मूले बहुत सारे याद हैं, लेकिन वे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं आप देखोगे कि जिनको कुछ भी बहुत कम फार्मूले, लेकिन वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फार्मूला होने से भी हमको क्या होता है कि अगर हमारी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, और यह तो हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमको कहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। जैसे इसी चैप्टर में यह आपको आपके सामने समस्या आएगी जब आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन करोगे ना। ज्योमेट्री में आपने देखा होगा मिला जुला के हमारे 50-60 थ्योरम हो गए। अगर हम ट्रायंगल से शुरू करें या एंगल से शुरू करें तो सभी मिला के 50-60 थ्योरम हो गए। तो अगर आपने रटा तो बिल्कुल समझ लीजिए कि आप बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाओगे, लेकिन अगर आपने समझा और खूब प्रैक्टिस किया, ठीक है, समझ लो 300, 400, 500, कम से कम 1200, 1300 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर एसएससी के में है। किरण की बुक उठा लो, देख लो, वहाँ पे कम से कम 1200-1300 क्वेश्चन, उनको बना लो पूरा। फिर और भी क्वेश्चन जहाँ से मिले उसको बना लो। जितना नंबर आप क्वेश्चन करोगे उतना, सबसे बड़ी बात यह है कि जितना आप नंबर आप क्वेश्चन करोगे, यह आपको समझ में आएगा कि हमको कौन सी चीज़ कहाँ पे अप्लाई करनी है। आपका रिएक्शन टाइम तेज होगा, अच्छा यहाँ पे यह है तो हमको यहाँ पे यह कर लेना है। तो आप ये, अच्छा यह फिगर है तो हमको, आप यह फिगर देख लिया, अच्छा यह इसमें बराबर है, यह आपको दिखने लगेगा। अभी जब अगर आप बिगनर हो ना, तो ये चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं कि हमको कहाँ पे क्या अप्लाई करना है। क्लियर है? तो मेरा आपको यही सजेशन होगा कि सबसे पहले आप ये पूरा जो 5 वीडियो का थ्योरेटिकल पार्ट है ना, पूरा 5 वीडियो 6 वीडियो हो गए हैं, इनको आप कम से कम 2 बार 3 बार रिवाइज करके देख लो। उसके बाद मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा उन सारे क्वेश्चन को देख लो। उसके बाद आपके पास प्रीवियस ईयर की जो बुक होगी उससे धीरे धीरे क्वेश्चन बनाने शुरू करो। आप देखोगे धीरे धीरे जितना नंबर आप क्वेश्चन बनाओगे, आपके से शुरुआत में क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस करते रहो। धीरे धीरे एक टाइम के बाद देखोगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा और सारे फार्मूले आपको रिवाइज हो चुके होंगे। तो यही अप्रोच होना चाहिए जो आपको आगे आप कंटिन्यू करो। ठीक है, तो केवल आज के लिए इतना रखते हैं, फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।